यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं हैं, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेज़ी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेज़ी से दूर थे और हिंदी के नज़दीक थे। लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक वक्त था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश आज़ाद हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है, इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेज़ी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेज़ी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का सवाल है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलत फहमी हो रही है कि हिंदी वाले ज़बरदस्ती हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई ज़बरदस्ती का प्रश्न नहीं है, या तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं और मुझे यह देखकर
बड़ा खेद हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या भारत, हमारा सैनिक बल, हमारा साज समाज किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि किसी बड़े युद्ध की आशंका समय कश्मीर के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का सवाल है, भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का सवाल है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती है कि यह काम तो पूर्णतया सरकारों का है। जहां तक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, सभी नेताओं ने कई बरस पहले देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। महोदय, भारत ही नहीं, सारी दुनिया आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण महान परिवर्तनों की ड्योढ़ी पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु केवल ऊपरी तौर पर। आज हमारे पास ऊंची ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें हैं। खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की ज़रूरत है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च जीवन के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही कहने की कोशिश की, एक मानव निर्माण करने की। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में कोशिश और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी और अन्यत्र काम करते हैं। पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताज़ा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है,
आपके पास वोट देने का अधिकार है या आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। इन सब के तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की